हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नया टॉपिक सॉलिड स्टेट का और वो टॉपिक है इम्परफेक्शंस। जैसा मैंने आपके सामने बोर्ड पे लिखा हुआ है इम्परफेक्शंस। तो सॉलिड स्टेट का ये अगला टॉपिक है या अगला लेक्चर है। इसमें हम लोग आज इम्परफेक्शंस के बारे में जानेंगे या जिसे हम डिफेक्ट्स भी कहते हैं। आपकी सुविधा के लिए मैंने यहाँ एक फ्लो चार्ट बना दिया है, इसको अभी आप देखेंगे, अभी आप स्क्रीनशॉट लेंगे। लेकिन सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज इम्परफेक्शंस या व्हाट आर इम्परफेक्शंस। इम्परफेक्शंस का मतलब होता है जिसमें परफेक्शंस ना हो, जिसमें कोई कमी हो, या जिसे को हम डिफेक्ट भी बोलते हैं बेटा। तो डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस क्या होगा, सबसे पहले हमें जानेंगे। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि अगर हम सॉलिड स्टेट की बात कर रहे हैं तो सॉलिड स्टेट जो होता है ये दो तरह का, एक क्रिस्टलाइन और दूसरा एमॉर्फस। हम अभी तक जो पढ़ते हुए आ रहे हैं वो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के बात में। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जरा ध्यान देंगे क्या होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की खासियत क्या होती है कि द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इनटू द ऑर्डर्ड मैनर। कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या क्या हो सकते हैं, ये एटम हो सकता है, ये आयन हो सकता है, या मॉलिक्यूल कुछ भी हो सकता है। क्या क्या हो सकते हैं, आइटम्स हो सकते हैं बेटा, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये एटम साइंस या मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज होते हैं, उसी को ही हम क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स कहते हैं। तो अगर उसमें से कोई डिपार्चर या कोई डेविएशंस पाया जाता है, डिपार्चर और डेविएशंस का मतलब होता है कि जब हम किसी क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हो गए वो अगर ऑर्डर्ड मैनर में अरेंज हैं तब तो हम उसको कहेंगे आइडियल अरेंजमेंट। और आइडियल अरेंजमेंट में अगर हम यहाँ देखना चाहें तो एटम साइंस और मॉलिक्यूल्स जो होंगे बेटा वो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स कहलाएंगे किसी भी क्रिस्टल्स के। अगर हम एक ऑर्डर्ड मैनर में यहाँ दिखाते हैं, सपोज के लिए क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है और constituent particles are arranged into the ordered manner, ठीक है ना। इस तरह से अगर हम 3 डायमेंशंस देखें तो यहाँ जाएगा, यहाँ जाएगा, यहाँ यहाँ, या इस तरह से होगा। तो हम ये कह सकते हैं, आपको बताना चाह रहे थे बेटा कि यह जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स एटम्स हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, या आयंस हो सकते हैं। व्हेन दे आर अरेंज्ड इनटू द ऑर्डर्ड मैनर तो देन दे आर सेड टू बी द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। अब इसमें से अगर किसी कारणवश इस क्रिस्टलाइन सॉलिड से या इन क्रिस्टल से अगर कोई एटम्स, चाहे मॉलिक्यूल्स या आयंस, या हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, यहाँ से मिसिंग हो, कोई एक पार्टिकल, चाहे वो आयंस हो, मॉलिक्यूल्स हो या एटम्स हो, यहाँ से मिसिंग हो किसी भी कारण से, चाहे मिसिंग हो चाहे बाहर से। अब हम देखेंगे बेटा ये जगह खाली है, ये जगह खाली है, ये जगह खाली है। तो जो एटम्स होते हैं, एटम्स के बीच में जो खाली जगह होती है दैट इज नोन एज द इंटरस्टेशियल साइट्स। तो अगर किसी भी आइडियल अरेंजमेंट में कोई एटम यहाँ से अगर डिस्प्लेस हो गया, चाहे निकल गया किसी भी कारण से, या कोई बाहर से फॉरेन पार्टिकल आकर के उसमें घुस गया, चाहे इंटरस्टेशियल साइट्स में, या यहाँ से कोई पार्टिकल गायब हो गया, उस गायब होने वाले पार्टिकल की जगह पे कोई फॉरेन पार्टिकल आ गया, तो इस तरह से उसमें एक डेविएशंस पाया जाता है, एक डिफेक्ट हो जाता है। इसी को ही हम डिफेक्ट या इम्परफेक्शंस के नाम से जानते हैं। अब जरा हम ध्यान देंगे कि किसके कारण इम्परफेक्शंस हो सकता है। इम्परफेक्शंस किसी भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के बाहर जाने या किसी फॉरेन पार्टिकल्स के अंदर आने के कारण हो सकता है। इसके अलावा और इम्परफेक्शंस किन कारणों से हो सकता है। समटाइम्स द क्रिस्टल्स आर जस्ट एब्जॉर्बिंग द हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स। इसके कारण भी, मतलब वो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स है, जो क्रिस्टल्स है, वो क्या करता है बेटा, अपने सराउंडिंग से कुछ हीट एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण भी उसमें इम्परफेक्शंस आ जाते हैं। या इसके अलावा क्या हो सकता है, अगर कोई इम्प्योरिटीज उसमें आकर के जमा हो गई, या सम फॉरेन पार्टिकल्स जो इम्प्योरिटी के फॉर्म में उस क्रिस्टल्स में आ गया, तो उसी को हम कहते हैं कि इट इज
द काजेज ऑफ द इम्परफेक्शंस। अब जरा हम ये ध्यान देंगे कि इस इम्परफेक्शंस में 2-3 चीजें बताएं कि इम्परफेक्शंस क्यों कहते हैं, जिसका मतलब होता है कि डेविएशंस या डेविएशंस और डिपार्चर। अब इसमें हम ये जानना चाहते हैं कि क्यों ये डिपार्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स या क्यों यह डेविएशंस पाया जाता है। अगर हम आइडियल अरेंजमेंट की बात करें, जरा ध्यान से देखेंगे, अगर हम आइडियल अरेंजमेंट की बात करें तो इसमें कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर अरेंज इनटू द ऑर्डर्ड मैनर, और इसके बीच में जो स्पेस दिखाई दे रहा है वो इंटरस्टेशियल स्पेस है। तो बेटा जब क्रिस्टलाइजेशन एक प्रोसेस होता है, जब क्रिस्टलाइजेशन होता है तो क्रिस्टलाइजेशंस में क्या होते हैं कि ये एक लंबा प्रोसेस है, लेकिन कभी कभी हम क्या करते हैं, जल्दबाजी में उसका क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। तो जल्दबाजी में मीन्स व्हेन द क्रिस्टलाइजेशन अकर ईदर वेरी फास्ट और मॉडरेट रेट से होता है, तो या तो इनका क्रिस्टलाइजेशन, किसी भी क्रिस्टल्स का क्रिस्टलाइजेशन या तो बहुत फास्ट रेट से हो या तो मॉडरेट रेट से हो, तो मे बी दे आर नॉट गेटिंग द सफिशिएंट टाइम फॉर द क्रिस्टलाइजेशन। ध्यान से देखेंगे तो ऐसी अवस्था में ये जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं ये पर्याप्त समय नहीं पा रहे हैं अपने क्रिस्टलाइजेशंस के, इसलिए इनके बीच में कुछ डेविएशंस, जब ये प्रॉपरली अरेंज नहीं हो पा रहे हैं तो इन कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के अरेंजमेंट में कुछ डेविएशंस उत्पन्न हो जा रहा है, उसी को ही हम इम्परफेक्शंस के नाम से जानते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज इम्परफेक्शंस या व्हाट इज डिफेक्ट। तो ये इम्परफेक्शंस किसके कारण होता है, जब क्रिस्टलाइजेशंस का रेट ऑफ, फिर से मैं रिवाइज कर रहा हूं, जब क्रिस्टलाइजेशन का रेट ऑफ रिएक्शन या तो वेरी फास्ट हो या तो हम ये कह सकते हैं कि मॉडरेट रेट से हो रहा हो, तब इसमें डेविएशंस उत्पन्न हो जाता है। दूसरा ये कह रहा है कि कोई क्रिस्टल जो होता है वो अगर अपने सराउंडिंग से हीट एब्जॉर्ब कर रहा है तब भी इनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में डेविएशंस हो जाएगा। या तीसरा ये हो सकता है कि अगर कोई फॉरेन पार्टिकल, कोई इम्प्योरिटी इसमें मिल गई तो उसके कारण भी इसमें डेविएशंस उत्पन्न हो जाएगा। बेटा तो ये हो गया डेविएशंस के बारे में। अब हम बात करेंगे, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, अगर हम इस डेविएशंस के, हाँ मैंने आपके लिए एक फ्लो चार्ट बनाया हुआ है, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। जरा देखेंगे इम्परफेक्शंस या डिफेक्ट्स, जिसका डेफिनेशन मैंने आपको बता दिया। अब ये बेटा इम्परफेक्शंस दो तरह का होता है, एक होता है पॉइंट डिफेक्ट्स और दूसरा होता है लाइन डिफेक्ट्स। पॉइंट डिफेक्ट क्या होता है, हमको मेनली यही पॉइंट पढ़ना है। पॉइंट डिफेक्ट्स हमें कह सकते हैं व्हेन इट एग्जिस्ट थ्रू अ पॉइंट और थ्रू अ एटम। जब कोई भी डिफेक्ट किसी भी क्रिस्टल में या किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में, वो जो डिफेक्ट होता है वो किसी भी पॉइंट के अराउंड या किसी भी एटम के अराउंड होता है, तो देन वी कैन से इट इज द पॉइंट डिफेक्ट्स। और यहाँ लाइन डिफेक्ट क्या होता है, जब किसी आइडियल अरेंजमेंट से इंटायर रो में डेविएशंस पाया जाता है तो देन वी कैन से इट इज द लाइन डिफेक्ट। ये किसी भी पॉइंट या किसी भी एटम के अराउंड अगर डेविएशंस पाया गया तो देन वी कैन से इट इज द पॉइंट डिफेक्ट, और जब पूरे इंटायर रो में डेविएशंस पाया गया तो देन वी कैन से इट इज द लाइन डिफेक्ट। अब बेटा इसमें देखते हैं पॉइंट डिफेक्ट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स एंड इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स। चलिए जरा देखते हैं। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट का मतलब जैसे इसका नाम है, स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर शुड नॉट बी अफेक्टेड, या कह सकते हैं व्हेन द रेशियो ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस आर नॉट डिस्टर्ब्ड इन द क्रिस्टल्स, तो देन इट इज सेड टू बी द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। फिर से जान लेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में, किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में जो कैटायंस और एनायंस का रेशियो है वह रेशियो डिस्टर्ब नहीं हो रहा हो, यानी कि उसका स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर चेंज ना हो रहा हो, तो उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स के नाम से जानते हैं। दूसरा कह रहा बेटा नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स, इसका मतलब हो गया कि द रेशियो ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस आर चेंज। इसका मतलब हो गया, इसका तात्पर्य हो गया कि स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर जो होगा वो चेंज हो गया, यानी कैटायंस और एनायंस में चेंजिंग हो गई, उनके रेशियो में चेंजिंग हो गई। और तीसरा कहता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब होता है किसी भी फॉरेन पार्टिकल या किसी भी इम्प्योरिटी के कारण उसमें जो डेविएशंस आता है उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। अब हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट को फिर से क्लासिफाई करेंगे। इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू द 4 टाइप्स। ये होगा बेटा पहला वैकेंसी डिफेक्ट, दूसरा होता है इंटरस्टिशियल्स डिफेक्ट, तीसरा होता है शॉर्टकी डिफेक्ट और चौथा होता है फ्रैंकल डिफेक्ट। इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है ये शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रैंकल डिफेक्ट। क्वेश्चंस आर आस्क्ड जनरली, मीन्स मोस्ट ऑफ द टाइम्स क्वेश्चंस आर आस्क्ड
फ्रॉम द शॉर्टकी डिफेक्ट एंड फ्रेंकल डिफेक्ट। तो ये है तो सभी इसी के पार्ट। अब इसमें से वन बाय वन विल डिस्कस। तो एक एक करके अगर हम वैकेंसी डिफेक्ट्स की बात करें बेटा, तो हम कह सकते हैं कि व्हेन सम लैटिस पॉइंट्स आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल्स, तो देन वी कैन से इट इज द वैकेंसी। वैकेंसी का मतलब होता है कोई चीज वैकेंट हो गई, यानी कि किसी क्रिस्टल्स में लैटिस साइट्स आर मिसिंग, तो देन वी कैन से द वैकेंसी डिफेक्ट। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होता है, इसका हम लोग फिर से वन बाय वन वी विल डिस्कस, लेकिन अभी हम थोड़ा सा आउटलाइन बता दे रहे हैं। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट क्या होता है बेटा? इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का मतलब होता है कि जब कोई भी फॉरेन पार्टिकल या सम ऑफ द पार्टिकल्स आर ऑक्यूपाइंग द स्पेस ऑफ ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टेशियल साइट्स, तो देन वी कैन से इट इज द इंटरस्टेशियल। फिर से हम इसको करेंगे। शॉर्टकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट, इसको जरा ध्यान से देख लेंगे कि यह जो दोनों होता है बेटा, दिस इज शोन बाई नॉन आयनिक, ये ध्यान रखेंगे, ये नॉन आयनिक कंपाउंड्स के द्वारा ये शो किए जाएंगे, लेकिन ये शॉर्टकी और फ्रेंकल जो होगा वो क्या होगा? आयनिक। ये ध्यान रखना होगा कि दे आर शोन बाय द आयनिक कंपाउंड्स एंड दे आर शोन बाय द नॉन आयनिक कंपाउंड्स। शॉर्टकी डिफेक्ट क्या होता है बेटा? व्हेन द सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस, फिर से हम इसको पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस आउटलाइन हल्का हल्का बता दे रहे हैं। शॉर्टकी डिफेक्ट का मतलब व्हेन द सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल लैटिस, तो देन वी कैन से इट इज द शॉर्टकी डिफेक्ट। और फ्रेंकल डिफेक्ट क्या होता है बेटा? व्हेन द एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द क्रिस्टल साइड्स, जनरली द कैटायंस, और वह जाकर के क्या होता है? इंटरस्टेशियल साइड में ऑक्यूपाई हो जाता है, तो देन इट इज नोन एज द फ्रेंकल। फिर से इसको हम बार बार बता रहे हैं, इसका हम अध्ययन या स्टडी बाद में करेंगे। नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है बेटा? नॉन स्टोइकियोमेट्रिक मतलब होता है जिसमें कैटायंस, जैसा मैं अभी बताया हूं, कैटायंस और एनायंस का जो रेशियो होता है वो डिस्टर्ब होता है, यानी कि सेम नहीं रहता है, तो वह नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहता है। और इट कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू टाइप्स। एक होता है बेटा मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, और तीसरा जो होता है इम्प्योरिटी डिफेक्ट, जिसके बारे में मैंने बता दिया कि किसी इम्प्योरिटी के कारण इसमें जो डिफेक्ट उत्पन्न होता है उसी को हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। तो आप बेटर यू आर एडवाइज टू टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस फ्लो चार्ट वट एवर आई मेड। अब इसके बाद हम बारी बारी से बात करेंगे। अब इसके हम स्टार्टिंग करेंगे स्टोइकियोमेट्रिक, क्योंकि हमने बता दिया इम्परफेक्शंस में पॉइंट और लाइन में स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब इस स्टोइकियोमेट्रिक में वैकेंसी, इंटरस्टेशियल, शॉर्टकी और फ्रेंकल एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। तो वी विल स्टार्ट द स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। तो आइए देखते हैं स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। पहला, स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट क्या होता है? मैंने भी बताया था कि जब कैटायंस और एनायंस का रेशियो डिस्टर्ब ना होता हो, या हमें कह सकते हैं कि स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर इफेक्टिव ना होती हो किसी भी क्रिस्टल्स में, यानी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में उसके स्टोइकियोमेट्रिक फैक्टर डिफेक्ट या डिफरेंस ना होता हो, तो उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। अब इसमें वन बाय वन विल डिस्कस। नंबर पहला क्या था बेटा? वैकेंसी। वैकेंसी डिफेक्ट क्या था? हम ये कह सकते हैं कि व्हेन सम ऑफ द पॉइंट्स, सम ऑफ द constituent particles are missing from the lattice sites, तो then it is said to be the vacancy defect। क्या बोलेंगे? किसी भी क्रिस्टल्स में से कुछ पॉइंट या कुछ constituent particles are missing, तो then we can say it is said to be the vacancy। जैसे मान लिया हमने कहा, सपोज कर लिए समझने की कोशिश करेंगे। अब यहां से देखेंगे बेटा, मान लिया हमने यहां कोई पार्टिकल रख दिया, तो पार्टिकल को आप ऐसे समझ लेंगे,
ये मान लीजिए अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल्स है। किसी भी क्रिस्टल में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनका अरेंजमेंट है। अब इस अरेंजमेंट में आपने देखा कि ये है और ये है, क्या है, सम ऑफ द पार्टिकल्स आर मिसिंग फ्रॉम द लैटिस साइड्स, तो देन इट इज सेड टू बी द वैकेंसी डिफेक्ट। ठीक है, तो इसका यही डेफिनेशन हो गया कि व्हेन सम ऑफ द constituent particles are missing from the lattice side, तो then it is said to be the vacancy defect। अब हम बात करेंगे बेटा नंबर 2, जिसे हम कहेंगे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। क्या है दूसरा वाला? इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। ये क्या होता है इंटरस्टेशियल डिफेक्ट? बता। इंटरस्टेशियल डिफेक्ट का मतलब होता है, जैसे मैंने अभी बताया था कि यहाँ एक कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अगर हैं तो सम एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर प्रेजेंट इनटू द इंटरस्टेशियल साइड्स, तो देन वी कैन से इट इज सेड टू बी द, यहाँ से ध्यान देंगे इंटरस्टेशियल डिफेक्ट में अगर हम देखें ये सारे के सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, कुछ भी हो सकते हैं, एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं और मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं। अब ये तो अपनी जगह पे रहेंगे, सारे कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अपनी जगह पे हैं। सम एक्स्ट्रा मॉलिक्यूल्स, सम एक्स्ट्रा एटम्स, सम एक्स्ट्रा आयंस जो भी आप लेंगे, इफ दे आर प्रेजेंट या दे आर ऑक्यूपाइंग द इंटरस्टेशियल्स, इसमें हमने ये दिखाना भूल गया, इनको अब अरेंज कर देंगे। तो ये सारी चीज़ें जो दिखाई दे रही हैं ये इंटरस्टेशियल साइड हैं। तो इंटरस्टेशियल साइड्स में अगर आपने देखा कोई एक्स्ट्रा पार्टिकल आ गया, यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, जब हम कोई फॉरेन या किसी भी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स को पाते हैं कि वह इसके इंटरस्टेशियल साइड में जाकर के अपना स्थान ले लेता है, तो देन इट इज सेड टू बी द इंटरस्टेशियल डिफेक्ट। फिर मैं बताऊंगा कि दीज आर शोन बाय द नॉन आयनिक कंपाउंड्स, ये ध्यान रखेंगे, नॉन आयनिक मॉलिक्यूल्स या कंपाउंड्स या सॉलिड्स जो भी होगा, तो नॉन आयनिक कंपाउंड्स के द्वारा कौन कौन से वैकेंसी डिफेक्ट और इंटरस्टेशियल डिफेक्ट शो किए जाएंगे। अब नंबर 3 हम बात करेंगे बेटा, जिसे शॉटकी डिफेक्ट कहते हैं। शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट जो होता है वो क्या होता है? शॉटकी डिफेक्ट और फ्रेंकल डिफेक्ट आर शोन बाय द आयनिक कंपाउंड। चल देखते हैं। शॉटकी डिफेक्ट क्या होता है? शॉटकी डिफेक्ट का मतलब होता है when the same number of cations and anions are missing from the lattice side, then it is said to be the शॉटकी डिफेक्ट। किसी भी क्रिस्टल से सेम नंबर ऑफ कैटायंस और एनायंस अगर मिसिंग है तो उसको हम फिर यहां आपको एक स्ट्रक्चर बना के दिखाएं तो आप देखेंगे दीज आर द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स ऑफ एनी आयनिक क्रिस्टल। ठीक है, मान लीजिए इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड। ठीक है ना। अब इसमें क्या होगा बेटा, हमारे पास सेम नंबर ऑफ ये आयनिक कंपाउंड्स के द्वारा शो किए जाएंगे, इसलिए क्या होगा, मान लीजिए A+ है, B- है, A+ है, B- है, A+ है, फिर ये B- हो गया, A+, B-, A+, B-, फिर यहाँ A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, B-, A+, और B-। ये तो जनरल अरेंजमेंट हो गया किसी भी आयनिक कंपाउंड का। अब हम इसमें एक हैं, मान लीजिए कहीं से भी यहाँ से A+ यानी एक कैटायन गायब हो गया और सपोज कर लिए यहाँ से एक एनायन गायब हो गया। ट्राई टू अंडरस्टैंड। अगर हम इसका पोजीशन देखें तो हम ये कह सकते हैं इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द क्रिस्टल, इट इज द अरेंजमेंट ऑफ द
क्रिस्टल या क्रिस्टलाइन सब्सटेंस व्हेन द सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। अगर हम यहाँ कैटायंस और एनायंस मिसिंग नहीं दिखाते, यहाँ A पॉजिटिव और यहाँ B नेगेटिव, तो ये तो जनरल क्रिस्टल्स का अरेंजमेंट हो जाता, आइडियल अरेंजमेंट हो जाता। तो इसी में से अगर सेम नंबर ऑफ, नो नीड, नो मैटर दैट इज ओनली वन कैटायन एंड ओनली वन एनायन, सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग। यहाँ आपने देखा कि एक कैटायंस और एक एनायंस मिसिंग है, तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं बेटा कि दिस इज नोन एज द शॉर्टकी डिफेक्ट। ठीक है, इसका डेफिनेशन हो गया। और इसकी एक खासियत होती है कि द डेंसिटी ऑफ दिस कंपाउंड, इसमें अगर हम देखते हैं डेंसिटी जो होती है वो ऐसे मॉलिक्यूल की डिक्रीज कर जाती है। एग्जाम में बहुत पूछता है, क्योंकि सेम नंबर ऑफ द कैटायंस एंड एनायंस, एक कैटायन और एक एनायन निकल गया, सम ऑफ द मासेस आर मिसिंग फ्रॉम दैट वन, तो देयरफॉर इट्स डेंसिटी विल बी डिक्रीज। ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। तो शॉर्टकी डिफेक्ट, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग, दैट इज इफ द सेम नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम द लेटिस साइड, तो देन इट इज सेड टू बी द शॉर्टकी डिफेक्ट। हो गया बेटा। अब हम इसके लास्ट पॉइंट की बात करेंगे, विच इज नोन एज द फ्रैंकल डिफेक्ट। इसको मिटाऊंगा नहीं। फ्रैंकल डिफेक्ट जो होता है वो क्या होगा, वो भी आयनिक कंपाउंड के द्वारा दिखाएगा। फ्रैंकल डिफेक्ट, दिस इज आल्सो शोन बाय द आयनिक कंपाउंड। तो इसमें हम देखेंगे क्या होगा बेटा, व्हेन द एनायन, व्हेन द कैटायंस एंड एनायंस, जनरली द कैटायंस, व्हेन द ions are just leaving its crystal sites and occupying the interstitial sites। जरा ध्यान से देखेंगे, इसमें मान लीजिए हमने यहाँ लिखा था, ये क्या था बेटा, ये A पॉजिटिव और यहाँ लिख देंगे B निगेटिव। ध्यान देंगे, यहाँ से हमने, अगर हमने फिर से दिया A पॉजिटिव लिख दिया, तो इट इज द अरेंजमेंट, आइडियल अरेंजमेंट, तो इसमें कोई डिफेक्ट नहीं है। लेकिन ये कह रहा है कि अगर किसी भी क्रिस्टलाइन सब्सटेंस में से या किसी भी क्रिस्टल में से अगर कोई भी आयन, जनरली हम कैटायन की बात करते हैं, इफ द कैटायन इज मिसिंग एंड इट ऑक्यूपाई द स्पेस, इंटरस्टेशियल स्पेस, ये इसमें से जो इंटरस्टेशियल स्पेस दिखाई दे रहे हैं, इनमें से कहीं आकर के फिट हो जाए या ऑक्यूपाई हो जाए, तो देन वी कैन से इट इज सेड टू बी द फ्रैंकल डिफेक्ट। तो कह सकते हैं व्हेन कैटायंस आर एनायंस आर जनरली द कैटायंस आर मिसिंग फ्रॉम द इंटरस्टेशियल साइट्स एंड विच ऑक्यूपाई the interstitial space, तो then we can say it is the Frankel defect। और इसमें इसकी डेंसिटी बेटा, इसमें कोई कैटायंस और एनायंस, यानी नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर नॉट मिसिंग, बस खाली अपना जगह छोड़ करके यहाँ चला गया, यहाँ आ सकता है, कहीं भी जा सकता है, तो देयरफॉर इट्स डेंसिटी विल बी, क्या होगा, इसकी डेंसिटी अनइफेक्टेड होगी। ये ध्यान रखेंगे, डेंसिटी अनइफेक्टेड। ये दो चीजें पूछता है एग्जाम में कि फ्रैंकल डिफेक्ट और शॉर्टकी डिफेक्ट में उसकी डेंसिटी, यानी उस सब्सटेंस, यानी उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के डेंसिटी पे क्या डिफेक्ट, क्या इफेक्ट पड़ता है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा, अभी भी हमने पढ़ा स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम बात करते हैं, अब हम पढ़ेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। अब हम बात करेंगे नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट के बारे में। स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट जो भी इसके पहले मैंने पढ़ा है, उसका मतलब होता है कि जब कैटायंस और एनायंस का रेशियो डिस्टर्ब ना हो, तो उसको हम स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट कहते हैं। और नॉन स्टोइकियोमेट्रिक का मतलब होता है कि जब रेशियो ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर डिफरेंट, मतलब हम ये कह सकते हैं व्हेन द रेशियो ऑफ कैटायंस टू द एनायंस आर डिफरेंट, तो देन इट इज सेड टू बी द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट। ठीक है, अब अगर हम इसको क्लासिफाई करें बेटा, तो ये दो तरह का होगा, एक मेटल एक्सेस और दूसरा मेटल डिफिशियंसी। मेटल एक्सेस और मेटल डिफिशियंसी की यहाँ पता चल गया कि मेटल एक्सेस है। मेटल एक्सेस का मतलब हो गया कैटायंस आर एक्सेस इनटू द क्रिस्टल्स। कैटायंस जो होते हैं वो मेटल द्वारा बनाए जाते हैं, तो इसका मतलब हो गया कि अगर हम किसी भी क्रिस्टल की बात करते हैं तो उसमें जो मेटल्स होते हैं वही कैटायंस बनाते हैं। इसका मतलब एक्सेस ऑफ कैटायंस। और मेटल डिफिशियंसी का मतलब हो गया कि मेटल की कमी। अब जरा यहाँ ध्यान देंगे, यह मेटल डिफिशियंसी जो होगा इसको हम दो तरह से मान सकते हैं, इसको भी दो तरह से हम क्लासिफाई कर सकते हैं कि मेटल बाई एनायन वैकेंसीज, ये पहला वाला हो सकता है, और बाई प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। ये ध्यान रखेंगे
ये मेटल एक्सेस जो होगा वो दो तरह से शो कर सकता है, पहला बाई एनायन वैकेंसीज और दूसरा बाई प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायंस। तो अब हम इसको बारी बारी से डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं। पहला बाई एनायन वैकेंसीज। बाई एनायन वैकेंसीज कहता है, इसको जरा ध्यान से देखेंगे, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अगर हम किसी क्रिस्टल की बात करें तो हम किसी क्रिस्टल्स की बात करते हैं तो उस क्रिस्टल्स में क्या होगा कि जब हम किसी क्रिस्टल से कोई एनायन वहां से निकल जाता है किसी भी कारण से, अभी मैं आपको कारण दिखाऊंगा, कोई भी एनायन वहां से निकल गया और जब वो लैटिस साइड खाली हुआ तो उस लैटिस साइड में कोई इलेक्ट्रॉन आके ट्रैप यानी फंस गया, तो इस तरह से उसकी जो इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी है वह क्या होती है, वह मेंटेन रहती है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन है उस लैटिस साइड में आकर के फंसा हुआ है, वह इलेक्ट्रॉन क्या करता है, दैट इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द एब्सेंटर्स। एब्सेंटर क्या होता है, एब्सेंटर्स का मतलब होता है कि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्टिंग द कलर, मतलब उस क्रिस्टल्स में कलर इंपार्ट करते हैं, इसलिए इसको एब्सेंटर्स कहते हैं। अब इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे। अगर हमने कोई क्रिस्टल लिया, सपोज कर लिए ये क्रिस्टल का स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं, मान लीजिए हमने कोई क्रिस्टल लिया और वह क्रिस्टल ए बी टाइप का है। ए बी टाइप का मतलब हो गया कि यह ए पॉजिटिव और बी शुड बी निगेटिव, तो इसको हम मेंशन कर दीजिए, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, फिर बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, फिर यहाँ हम यहाँ लिखेंगे बी, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ए पॉजिटिव बी निगेटिव, ठीक है, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए पॉजिटिव। इसको ऐसे छोड़ दिया, इसको मैं दूसरे कलर से बनाना चाह रहा हूँ। ये हो गया बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव, बी निगेटिव और बी निगेटिव। ये कोई क्रिस्टल हो गया बेटा, इसको जरा ध्यान से देखेंगे। मान लीजिए इस क्रिस्टल को आप सोडियम क्लोराइड का, अगर हमने कोई एग्जांपल लिया, अगर हम यहाँ एग्जांपल लेना चाहते हैं तो एग्जांपल क्या होगा, एग्जांपल अगर आप लेंगे तो NaCl is heated in the vapor of, या इन द, हाँ चलो वेपर ऑफ, इन द वेपर्स ऑफ सोडियम। ध्यान देंगे, सोडियम क्लोराइड इज हीटेड इन द वेपर्स ऑफ द सोडियम मेटल। अब अगर हम इसको हीट करते हैं, इसका मतलब हो गया कि ये वेपर्स हो गया आउटसाइड में, ये वेपर्स हैं किसके, सोडियम मेटल के, विच इज ऑफ येलो कलर। ध्यान देंगे, तो अगर हम इसको हीट करते हैं बेटा इन द एटमॉस्फेयर ऑफ द क्या, इन द वेपर्स ऑफ द सोडियम मेटल, तो इसमें से जरा गौर से देखेंगे, यहां से क्या होगा कि एक एनायन, क्लोराइड आयन जो होगा वो डिफ्यूज होगा टू द सरफेस ऑफ द सोडियम क्लोराइड, यानी कि इसके सरफेस पे कहीं आ जाएगा। और हमको पता है कि इसके जो ये सोडियम वेपर्स हैं, सोडियम वेपर्स जो होंगे वो क्या होंगे, सोडियम विल बी कन्वर्टेड इनटू सोडियम आयन बाय लूजिंग वन इलेक्ट्रॉन। तो यह इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक क्लोराइड आयन निकला और वह क्लोराइड आयन इस सोडियम आयन से रिएक्ट करके क्या लेगा, यहाँ से प्लस Cl आयन से रिएक्ट करके क्या लेगा, NaCl बाहर आ गया और ये जगह खाली हो गया बेटा। लेकिन जगह खाली होने के लिए यहाँ इलेक्ट्रॉन एक्सेस था, सोडियम मेटल ने अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज किया, सोडियम आयन बनाया, यह इलेक्ट्रॉन आकर के यहाँ ट्रैप्ड मीन्स फंस गया। ध्यान देंगे,
तो यहाँ जो एनायन था, एनायन की जो वैकेंसी हुई थी, दैट एनायन इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह से हमने यहाँ देखा कि इसकी जो न्यूट्रलिटी है, ये इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी यानी नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ एनायंस शुड बी सेम। यहाँ से एनायन निकला था और उस एनायन की जगह पे क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन आ गया, यानी निगेटिवली चार्ज। तो इस तरह से इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बैलेंस रहेगी। अब इस इलेक्ट्रॉन को क्या कहेंगे, द इलेक्ट्रॉन विच इज ट्रैप्ड इनटू द लैटिस साइड। ये जो इलेक्ट्रॉन इस लैटिस साइड में आकर के फंस गया है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इम्पार्टिंग ऑफ द कलर। क्यों ऐसा होगा, यह जो होगा वो व्हाइट लाइट से कुछ एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करने के बाद वह येलो कलर का कलर प्रोड्यूस करेगा। तो देयरफॉर दिस टाइप ऑफ दे, बहुत ध्यान से देखेंगे, इस तरह बाई एनायन वैकेंसीज में जो चीजें बनती है उसको कहते हैं एफ सेंटर्स। एफ सेंटर्स किसको, द इलेक्ट्रॉन्स, वंस अगेन आई एम टेलिंग, द इलेक्ट्रॉन्स विच आर ट्रैप्ड इनटू द लैटिस साइड्स इन प्लेस ऑफ द एनायन, दे आर सेट टू बी द एफ सेंटर्स। क्यों एफ सेंटर्स होंगे, क्योंकि दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर। और एफ सेंटर का मतलब होता है, एफ एक जर्मन वर्ड से बना हुआ है, ये वर्ड है फाइब्रे और यह है जर्मन वर्ड है, ये ध्यान रखेंगे, ये जर्मन वर्ड हो गया। तो इस जर्मन वर्ड का मतलब होता है, इसका मतलब होता है हिंदी में कलर। क्या होगा, कलर। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि द डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट विच आर फाउंड बाय द एनायन वैकेंसीज, इसमें से जो इलेक्ट्रॉन एनायंस की जगह पे आकर के क्रिस्टल यानी लैटिस साइड में फंसे हुए हैं, they are said to be the F centers because they are responsible for imparting the color। तो I hope you understood। तो इसीलिए हमने कहा कि जो सोडियम क्लोराइड है, अगर उसको सोडियम वेपर्स के साथ हम हीट करते हैं तो वो क्या देता है, येलो कलर प्रोड्यूस करता है। इसी तरह से कुछ और एग्जाम्पल मैं आपको दे रहा हूं जिसमें यह डिफेक्ट दिखाई देता है। वह क्या क्या होगा, और से कौन से कंपाउंड हो सकते हैं, लिथियम क्लोराइड हो सकता है, पोटेशियम क्लोराइड हो सकता है, या अभी मैंने सोडियम क्लोराइड लिखा ही था। सोडियम क्लोराइड इट इज ऑफ येलो कलर, ठीक है। ये होगा बेटा पिंक कलर का, और एक किस कलर का होगा, वायलेट, ठीक है। तो ये इस तरह से इसमें यह डिफेक्ट पाया जाता है, और इस डिफेक्ट के नाते इसमें एफ सेंटर्स होते हैं। दे आर सेड टू बी द एफ सेंटर्स। ड्यू टू द एफ सेंटर्स द कलर ऑफ लिथियम क्लोराइड इज पिंक, the color of the potassium chloride is violet and the color of the sodium chloride is yellow। Understood? अब हम बात करेंगे इसके दूसरे पार्ट में। वह दूसरा पार्ट क्या होगा, आइए देखते हैं। उस पार्ट का नाम है by the presence of extra cation in interstitial side। क्या होगा, सेकेंड वन, by the presence of extra cations in interstitial साइड, ठीक है ना, बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइड्स। अब जरा देखते हैं, अगर हम जिंक ऑक्साइड को हीट करें तो ये क्या देगा बेटा, जिंक आयन देगा, यानी जिंक आयन और ऑक्साइड आयन देगा। जिंक आयन दे सकता है विच इज ऑफ 2 पॉजिटिव चार्ज प्लस हाफ O2 और प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। गौर से देखेंगे, इसको जब हम हीट करेंगे तो जिंक आयन मिलेगा और 2 इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। अब यहाँ कोई चीज़ हमने क्या कहा कि इसमें से ए बी यानी कि नंबर ऑफ कैटायंस एंड एनायंस आर क्या, सेम। तो अब जिंक ऑक्साइड को जब हम हीट करेंगे तो इंटरस्टिशियल, यहाँ तो कोई जगह खाली नहीं है, ये जो जिंक आयन होगा वो कहाँ जाएगा बेटा, यहाँ आकर के इसके इंटरस्टिशियल साइड में प्रवेश कर गया, यानी ऑक्यूपाई कर लिया, और इसके एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड्स में ये 2 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो आपने देखा 2 पॉजिटिव चार्ज और 2 निगेटिव चार्ज हो गए। तो इसलिए हम ये कह सकते हैं
इसकी भी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी जो होती है वो बैलेंस रहती है। तो इस तरह से ये जो जिंक ऑक्साइड को जब आप हीट करेंगे तो इट इज़ ऑफ येलो कलर, ये ध्यान रखेंगे। हमने अभी आपको बताया था कि द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इनटू द लैटिस साइड आर इनटू द इंटररेशियल साइड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इम्पार्टिंग द कलर, इसीलिए इसको क्या बोलते थे, क्या बोलेंगे बेटा, इसीलिए दे आर सेड टू बी द एब्सेंटर्स। तो इस तरह से हमने देखा कि इट इज ऑफ येलो कलर। तो ये हो गया बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायंस इन इट, एक इंटरस्टिशियल साइड्स में कैटायन आएगा जो इसको हीट करने पे मिला, और उसके एडजेसेंट इंटरस्टिशियल साइड्स में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा वाला ये मिल गया। तो इस तरह से हमने पढ़ा बाय द प्रेजेंस ऑफ द एक्स्ट्रा कैटायंस इन द इंटरस्टिशियल साइड्स। अब आगे बात करते हैं हम नंबर 2 पॉइंट, जिसे हम कहते हैं मेटल। अभी तक मेटल डिफिशियंसी, मेटल एक्सेस की बात हो रही थी, अब हम बात करेंगे मेटल डिफिशियंसी। नेक्स्ट पॉइंट इसका दूसरा पॉइंट था जिसे हम कहेंगे मेटल डिफिशियंसी। ठीक है, मेटल डिफिशियंसी ये ऐसे एलिमेंट देंगे जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं बेटा। क्या करेंगे, वेरिएबल वैलेंसी। ठीक है, और वेरिएबल वैलेंसी कौन देते हैं, ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो हम ये कह सकते हैं दीज टाइप ऑफ द डिफेक्ट आर शोन बाय द ट्रांजिशन मेटल्स, क्योंकि ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स ही ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। वेरिएबल वैलेंसी का मतलब होता है कि जो एक से ज़्यादा वैलेंसी शो करते हैं। क्यों ऐसा होता है, क्योंकि समटाइम्स इट इज फाउंड दैट इज metals are losing the electrons either from the outermost shell or from the penultimate shell, यानी कि वैलेंस सेल से भी ये इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं और पेनल्टीमेट सेल से भी वैलेंस अपना इलेक्ट्रॉन लूज करेंगे, इसलिए ये वेरिएबल वैलेंसी शो करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि मेटल डिफिशियंसी। अब हमको इसमें दिखाना है कि मेटल डिफिशियंसी कैसे हो सकती है। आइए देखते हैं। मान लीजिए यहां से हमने ये देखा कि कोई कैटायन क्या हो गया, यहां से मिसिंग है। इफ अ कैटायन इज मिसिंग, ध्यान देंगे, अगर यहां से कोई कैटायन मिसिंग है तो उस कैटायन की मिसिंग के लिए हम क्या करेंगे, इसके जो दूसरे लैटिस साइड में यानी जो एडजेसेंट साइड्स है उस एडजेसेंट साइड्स में उसी मेटल का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला कोई आयन आ गया। जैसे मान लिया हमने देखा Cu इज जस्ट चूजिंग Cu+ एंड Cu2+, या फेरस आयरन क्या होगा 2+ और आयरन 3+, ये हो गया क्यूप्रस, ये हो गया क्यूप्रिक, ये हो गया फेरस, ये हो गया फेरिक। तो इस तरह से हमने अगर एग्जांपल, सपोज के लिए एग्जांपल हो गया FeO फेरस ऑक्साइड और फेरस सल्फाइड या निकिल सल्फाइड, ये सारे के सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। तो अगर हम यहाँ बात करें, मान लीजिए हमने कॉपर की बात करी, तो यहाँ से एक पॉजिटिव चार्ज वाला कैटायंस मिसिंग हो गया, तो इसके एडजेसेंट साइड में जो दूसरा आएगा वो क्या होगा, A पर 2+ चार्ज। ध्यान देंगे यहां से एक कैटायन मिसिंग है और उस कैटायन की जगह पे इसका हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला आयन आके ऑक्यूपाई कर लिया, तो इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी डिस्टर्ब नहीं हुई। देखेंगे यहाँ जो नंबर ऑफ कैटायंस एंड नंबर ऑफ आयन्स विल बी सेम, यानी कि इस तरह के इफेक्ट्स को हम मेटल डिफिशियंसी के नाम से जानते हैं। ये मेटल डिफिशियंसी होगा, यहाँ से हमने देखा कि यहाँ से मेटल गायब है, तो दैट्स व्हाई इट इज सेड टू बी द मेटल डिफिशियंसी। तो इट इज ऑल अबाउट द नॉन स्टोइकियोमेट्रिक डिफेक्ट्स। अब हम बात करेंगे इम्प्योरिटी डिफेक्ट की। दिस इज इम्प्योरिटी डिफेक्ट। इम्प्योरिटी डिफेक्ट का मतलब क्या होता है कि व्हेन अ फॉरेन पार्टिकल्स इंटर्स इनटू द आइडियल क्रिस्टल, मतलब किसी भी आइडियल क्रिस्टल में अगर कोई फॉरेन पार्टिकल्स, बाहर से आने वाले पार्टिकल्स, एटम्स हो गया, आयंस हो गया, मॉलिक्यूल्स हो गया, वो आकर के उसमें ऐड हो जाएं, तो उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट के नाम से जानते हैं। इसका मतलब उस क्रिस्टल में जो डिफेक्ट उत्पन्न होगा उसको हम इम्प्योरिटी डिफेक्ट कहते हैं। इसी को हम डोपिंग भी कहते हैं बेटा। डोपिंग का मतलब होता है एडिशन ऑफ इम्प्योरिटीज या एडिशन ऑफ फॉरेन पार्टिकल्स इनटू द आइडियल क्रिस्टल, तो दिस इज नोन एज द डोपिंग और द इम्प्योरिटी डिफेक्ट। अब यह 2 तरह का होगा। इम्परफेक्शंस हम देखेंगे इन द, क्या होगा, नंबर फर्स्ट इन आयनिक
इन द आयनिक कंपाउंड्स इम्प्योरिटी डिफेक्ट कैसे देखेंगे? मान लीजिए हमने एक एग्जांपल लिया, क्या लिया बेटा? सोडियम क्लोराइड। हमने क्या किया? सोडियम क्लोराइड, अगर ये सोडियम क्लोराइड है मॉल्टेन स्टेज में और हमने इसमें क्या किया? स्ट्रांसियम क्लोराइड की इम्प्योरिटीज मिला दी, तो इस पे क्या इफेक्ट होगा जरा देखते हैं। सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सॉरी क्लोराइड आयन, और यहाँ सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और यहाँ बनेगा सोडियम आयन, फिर यहाँ बनेगा सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, फिर यहाँ बनेगा क्लोराइड आयन, और यहाँ होगा सोडियम आयन, क्लोराइड आयन, और यहाँ सोडियम आयन। अब हमने क्या किया? क्लोराइड आयन को दिखा दिया। Na के साथ क्या लगा है बेटा? क्लोराइड, 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 क्लोराइड और क्लोराइड। अब हमने ये देखा कि सोडियम आयन, यानी कि सोडियम आयन और क्लोराइड आयन, और जब इसमें स्ट्रांसियम क्लोराइड मिलाएंगे तो SN2+ आयन प्लस 2Cl आयन। जरा इस आयनाइजेशन को आप ध्यान से देखेंगे, आपने देखा कि इसमें इन आयनिक कंपाउंड्स हाउ इट इज पॉसिबल, इम्प्योरिटी जब आप ऐड करते हैं यानी कि कोई फॉरेन पार्टिकल ले आते हैं, तो इस स्ट्रांसियम की जो वैलेंसी है वो 2 पॉजिटिव चार्ज है। तो यहाँ से क्या करेंगे बेटा? ये सोडियम आयन यहाँ से मिसिंग, व्हेन दिस सोडियम आयन इज मिसिंग, और उस सोडियम क्लोराइड के मॉल्टेन स्टेज में अगर हमने स्ट्रांसियम क्लोराइड की थोड़ा सा अमाउंट की इम्प्योरिटी मिला दी, तो यहाँ ये साइट, लाइटिस साइट वैकेंट हो गया, और इसकी जगह पे हमने क्या जोड़ दिया? स्ट्रांसियम आयन। जरा ध्यान से देखेंगे, यहाँ से एक सोडियम आयन यहाँ से मिसिंग हुआ और दूसरा सोडियम आयन यहाँ से मिसिंग होगा। क्यों होगा? क्योंकि आपने देखा स्ट्रांसियम क्लोराइड का जब आयनाइजेशन होगा तो स्ट्रांसियम आयन और क्लोराइड आयन यानी 2 क्लोराइड आयन एक्स्ट्रा हो गए, और उस 2 क्लोराइड आयन को बैलेंस करने के लिए 2 सोडियम आयन वहाँ से रिमूव हो जाएंगे, और उसमें से एक यह जो लैटिस साइड का जगह है वह वैकेंट हो जाएगा, और उसके एडजेसेंट लैटिस साइड में एक स्ट्रांसियम आयन यानी कि उसमें जो इम्प्योरिटीज मिलाई गई थी वह एक्स्ट्रा आयन हो गया। तो इसलिए इसकी इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी आप देखेंगे विल बी सेम। तो इस तरह के कंपाउंड्स को हम कहते हैं इम्प्योरिटी डिफेक्ट इनटू द आयनिक कंपाउंड्स। तो हम ये कह सकते हैं सोडियम क्लोराइड इज एडेड इनटू द स्ट्रांसियम क्लोराइड। या और भी एग्जांपल अगर आप देखना चाहते हैं तो क्या होगा? सिल्वर क्लोराइड में अगर हमने कैडमियम क्लोराइड मिला दिया CdCl2, तो यह भी एक तरह का एग्जाम्पल होगा विच इज इंडिकेटिंग द इम्प्योरिटी डिफेक्ट इनटू द आयनिक कंपाउंड्स। अब हम इसके दूसरे पार्ट पे बात करेंगे बेटा, इन द, इसको आई होप मिटा दे रहा हूं। अब दूसरा हम बात करेंगे कि इम्प्योरिटी डिफेक्ट इन कोवैलेंट कंपाउंड्स। ये जरा ध्यान से देखेंगे, ये क्या कहता है? इन कोवैलेंट कंपाउंड्स ये 2 तरह का होगा। इन कोवैलेंट कंपाउंड्स, अगर हम इन कोवैलेंट कंपाउंड्स की बात करें, इंट्रोड्यूसिंग इम्प्योरिटी डिफेक्ट इनटू द कोवैलेंट कंपाउंड्स, मतलब या अगर हम सॉलिड की बात करें, अगर हम कंपाउंड की जगह पे सॉलिड लिखें तो हम कोई भी मेटल ले सकते हैं, इन कोवैलेंट सॉलिड्स। चलिए जरा देखते हैं, अगर हमारे पास ग्रुप 14 के एलिमेंट हैं जिसमें कार्बन होता है, सिलिकॉन होता है, जर्मेनियम होता है, टिन होता है और लेड होता है बेटा, टिन और लेड, ये ग्रुप 14 के हो गए। अगर हम ग्रुप 13 के एलिमेंट्स की बात करें और ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की बात करें तो इसमें से क्या होगा? बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम और थैलियम। अगर हम इसकी बात करें तो नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। अब जरा गौर से देखेंगे कि सिलिकॉन और जर्मेनियम में अगर हम कोई दूसरा मेटल, दूसरा सॉलिड एज ए इम्प्योरिटी डालने की कोशिश करें तो इट मे बी ऑफ 2 टाइप्स, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट और इलेक्ट्रॉन रिच। ध्यान देंगे,
अगर हमने इसमें से ये डाला तो दैट इज इलेक्ट्रॉन रिच, अगर हमने ये डाला तो दैट इज इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इसके दो कंडीशंस हो सकते हैं, इन दोनों की कंडीशंस को आप जरा ध्यान से देखेंगे। हमने इसको ले लिया, कार्बन इज आल्सो द नॉन मेटल, सिलिकॉन एंड जर्मेनियम इज इन द कैटेगरी ऑफ द मेटलाइड। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में, इन कोवैलेंट सॉलिड्स में हम क्या देखेंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन रिच। अगर हम इलेक्ट्रॉन रिच की बात करें, इलेक्ट्रॉन रिच का मतलब जिसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या ज्यादा हो, तो अगर दे आर इंट्रोड्यूस्ड द 15 ग्रुप एलिमेंट्स, 15 ग्रुप में मान लिए फास्फोरस हो गया और आर्सेनिक हो गया, नाइट्रोजन ऊपर वाला है विच इज नॉट हैविंग द वैकेंट डी ऑर्बिटल्स। तो फास्फोरस और आर्सेनिक अगर हम इसमें ऐड करते हैं तो हमने देखा कि दिस सिलिकॉन एटॉमिक नंबर 14, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2, 8 एंड 4, और इट हैज़ 4 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, और फास्फोरस हैज़ 5 इलेक्ट्रॉन इन द आउटर मोस्ट शेल, 2, 8 एंड 5। जरा गौर से देखेंगे, इसका 4 इलेक्ट्रॉन इसके 4 इलेक्ट्रॉन से कोवैलेंट बॉन्ड बना लेगा। यस, इसका एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होगा, बचा रहेगा। ध्यान देंगे, इसका यह एक इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इसमें बचा रहेगा, विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कंडक्टिविटी ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरह से हमने कहा कि ये इलेक्ट्रॉन रिच क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन रिच इम्प्योरिटी या इलेक्ट्रॉन रिच डोपिंग जो होगी वो अगर ग्रुप 14 एलिमेंट्स में, ग्रुप 14 एलिमेंट्स के सॉलिड में हमने ग्रुप 15 का एलिमेंट डाला, तो ये इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इनके आउटर मोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन, ये 4 इलेक्ट्रॉन इससे क्या कर लेंगे बेटा, बॉन्डिंग बना लेंगे, और ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होगा, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन बचा है, दैट इज डिलोकेलाइज्ड, दैट इलेक्ट्रॉन इज डिलोकेलाइज्ड, और डिलोकेलाइजेशन के नाते इसमें कंडक्टिविटी शो होने लगेगी। और इसी तरह से जो इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं इसको हम एन टाइप सेमीकंडक्टर बोलेंगे। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे, एन टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन रिच। अब अगर इसी क्रम में हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट की बात करें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिच की जगह पे अगर हम इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट ले लें तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में होगा, हमने देखा कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन लेड। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम में आपने क्या मिला दिया, इसके पहले क्या था, बोरान था, एल्यूमिनियम, बोरान, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, अभी मैंने लिखा था। तो अगर आपने इसमें ये मिला दिया और इसमें ये मिला दिया, जरा गौर से देखेंगे, इसके आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन, इसके आउटर मोस्ट शेल में 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसका 3 इलेक्ट्रॉन इसके 3 इलेक्ट्रॉन से रेट करेगा, इट हैज़ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन। ठीक है, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इनटू द सॉलिड एंड दैट एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन क्या होगा बेटा, दैट विल मेक अ होल, वो उस क्रिस्टल में या उस सॉलिड में एक होल बनाएगा। तो होल बना के जिसे हम इलेक्ट्रॉन होल कहते हैं, यह इलेक्ट्रॉन होल बगल वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो उस होल को ऑक्यूपाई करने की कोशिश करेगा। तो जैसे बगल वाला इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया तो क्या होगा, इसके पीछे वाला होल हो गया, और उसके पीछे वाले ने आकर के उस होल को ऑक्यूपाई किया तो उसके पीछे वाला। तो अगर इस कंडीशंस में हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करें, तो दैट इलेक्ट्रॉन्स मीन्स वट एवर इज वैकेंट, दैट इलेक्ट्रॉन विल गो टूवर्ड्स द पॉजिटिवली चार्ज प्लेट्स। तो इस तरह से कंडक्टिविटी होती रहेगी, और इस तरह के इम्प्योरिटीज वाले सॉलिड्स को हम कहते हैं पी टाइप इंडिकेट सॉलिड, पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। ठीक है, तो इस तरह से हमने पढ़ा एन टाइप्स और पी टाइप सेमीकंडक्टर्स। तो यह जो इम्प्योरिटी डिफेक्ट है, फिर रिवाइज कर रहा हूं, इम्प्योरिटी डिफेक्ट्स आर अराइजेस ड्यू टू द फॉरेन पार्टिकल्स आर एडेड इनटू द आइडियल क्रिस्टल्स, चाहे वो सॉलिड फॉर्म में हो या क्रिस्टल्स फॉर्म में हो। तो अब ये पहला होगा आयनिक कंपाउंड्स के बारे में बताया दिया, दूसरा हमने बताया कोवैलेंट सॉलिड के बारे में। कोवैलेंट सॉलिड्स में इंप्योरिटी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट टाइप का हो सकता है या इलेक्ट्रॉन रिच टाइप का होगा। अगर वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा तो जिस ग्रुप में आप इंप्योरिटी ऐड कर रहे हैं उससे अगले ग्रुप वाला इलेक्ट्रॉन्स या अगले ग्रुप वाला एलिमेंट आके ऐड होगा, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट में इस आइडियल वाले सॉलिड से पिछले ग्रुप वाले एलिमेंट्स
एज ए फॉरेन पार्टिकल आके इंट्रोड्यूस होंगे, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन रिच होगा वह एन टाइप सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे और जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट होगा वह पी टाइप के सेमीकंडक्टर्स बनाएंगे। तो इट इज ऑल अबाउट द इम्परफेक्शंस इन द सॉलिड्स। तो हमने सारे इम्परफेक्शंस को एक जगह पढ़ा दिया। आई होप यू आर गेटिंग, यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस वर्ड। आगे और भी टॉपिक देखने के लिए डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल साइलेंसर केमिस्ट्री। इसको लाइक भी करें बेटा और इसको शेयर भी करें। थैंक यू वंस अगेन।